अगर भाई लोग आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे हैं तो प्लीज जाके देख के आइए। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युहा को काफी ज्यादा इंजर्ड देखते हैं, जिसकी ऐसी हालत को देख के वांग डोंग काफी रो रहा होता है और ये कहता है कि फिर से गोल्डन बियर को हराने के चक्कर में हमने हमारी पूरी सोल पावर को खर्च कर दिया और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो युहा ने सारे इम्पैक्ट को अपनी बॉडी पे ले लिया। और सबसे बढ़कर यहाँ की जमीन काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है और पूरी तरीके से नुकीले पत्थरों से भर रखी है और उसी वजह से युहा की और भी ज्यादा हालत खराब हो गई है। और युहा की इतनी बुरी हालत को देख के जूजी को भी चिंता होने लगती है, जबकि वांग डोंग अब भी काफी रोते हुए कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, प्लीज तुम पहले जैसे ठीक हो जाओ। और वैसे तो जूजी को भी काफी बुरा लगता है युहा की ऐसी हालत को देख के और ये भी काफी उदास होती है, लेकिन ये वांग डोंग पे चिल्लाते हुए कहती है कि शांत हो जाओ, आखिर रोने से क्या ही हासिल हो सकता है और इसके जख्मों की मरहम पट्टी करना ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जूजी की इस बात से वांग डोंग भी सहमत होता है और जूजी कहती है कि रुको, मेरे पास ब्लड क्लॉटिंग पाउडर है जिससे कि मैं इसके जख्मों को साफ कर देती हूँ। जिसपे वांग डोंग मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं इसके जख्मों को साफ करूंगा। तो जूजी कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो, वो भी ऐसे समय पे। और वांग डोंग को जूजी की कोई भी बात समझ में नहीं आती और ये गुस्से से कहता है कि मुझे करने दो। और फिर ना चाहते हुए भी जूजी को वांग डोंग की बात माननी पड़ती है और फिर वांग डोंग रोते हुए युहा की बैग पे वो पाउडर लगाने लगता है। और वांग डोंग के इस बिहेवियर को देख के जूजी मन में कहती है कि इस क्षण में उसकी आंखों में अटूट भाव को देखकर ना जाने में क्यों इसके आगे झुक गई और इसे इतने फोकस के साथ इसकी केयर करते हुए देख कर ना जाने क्यों मेरा दिल दर्द से भर उठा। और फिर चेंग सी युहा के साथ बिताए गए पहले के लम्हों को याद करने लगती है और मन में कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आना शुरू हो गया है। जिसके बाद में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पे युहा की मरहम पट्टी हो रखी होती है और ये बेड पे उल्टा लेटा हुआ होता है। और जैसे इसे होश आता है तो जख्मों की वजह से इसकी बैक में काफी ज्यादा जोर से दर्द होता है और फिर इसे सब कुछ याद आ जाता है और ये मन में कहता है कि कुछ देर पहले ही तो हमारी फिर से गोल्डन बियर के साथ एक टफ फाइट हुई थी और हम उससे बाल बाल ही जीते हैं, क्योंकि मेनली झाओ यांग हमारी स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी के बारे में ज्यादा कुछ अच्छे से समझता नहीं था। और इतने गहरे जख्मों का एक और कारण है और वो ये है कि मैं पूरी तरीके से अपनी एक सोल इंजीनियर के रूप में अपनी एबिलिटीज को भूल ही गया था और सिर्फ इसी वजह से सिर्फ एक स्पिरिट मास्टर की स्ट्रेंथ के साथ ही फाइट करी और मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था, वो भी इसलिए क्योंकि हम एक 6 रिंग सोल एम्पर के खिलाफ जीत चुके हैं, जिस वजह से इसे हमने हल्के में लिया और हम एक 7 रिंग सोल सेंट से हेड ऑन फाइट कर बैठे। और सिचुएशन को देख के अब ऐसा लगता है कि उस समय मुझ में कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया था, क्योंकि अब भी मैं बस एक स्पिरिट एंसेस्टर के रैंक पे हूँ। और तभी हम वांग डोंग को युहा के बेड के बाजू में बैठे हुए देखते हैं, जो कि यहाँ पे बैठा बैठा सो रहा होता है। और फिर ये इसके हाथ को पकड़ के मन में कहता है कि थैंक यू वांग डोंग, तुमने पक्का मेरे खातिर बहुत कुछ किया होगा। और तभी वांग डोंग की नींद खुल जाती है और ये तुरंत ही हैरान होते हुए उठ बैठता है। और इस समय हमें वांग डोंग की आंखों से पता चलता है कि ये युहा के लिए काफी ज्यादा रोया है और ये चौंकते हुए कहता है कि युहा तुम उठ गए। तो युहा कहता है कि मैं बस ऐसे हमेशा के लिए सो तो नहीं सकता हूँ, और क्या तुम रोए थे? जिसपे वांग डोंग मुंह बनाते हुए मना कर देता है। तो यह वांग डोंग की टांग खींचते हुए कहता है हाँ ठीक है, मैं मान लिया कि तुम नहीं रोए, लेकिन मर्दों को खून निकलने पे भी नहीं रोना चाहिए और तुम कोशिश करना कि फ्यूचर के अंदर ऐसे तुम और ज्यादा ना रो। और क्या तुम ये जानते हो कि मैं इनविंसिबल हूँ, तो फिर मैं कैसे इतनी आसानी से मर सकता हूँ? तो वांग डोंग युहा के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि ऐसी हालत में भी बेकार की बकवास कर रहे हो, चलो पहले ये बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो युहा कहता है कि हाँ बिल्कुल, दर्द के मारे में मरा ही जा रहा हूँ और बेड के साइड में ऐसे बैठे बैठे काफी थक गए होगे, चलो अब ऊपर आके थोड़ा रेस्ट कर लो। और फिर वांग डोंग युहा की बात मान के बेड के ऊपर आके इसके बाजू में लेट जाता है और युहा कहता है कि बेड जरा सा छोटा है। तो वांग डोंग कहता है कि आखिर तुम किस बात पे हंस रहे हो? तो युहा कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि जब बड़ी आंखें जब छोटी छोटी आंखों को घूरती हैं तो काफी अजीब लगता है। तो वांग डोंग कहता है कि इसमें कोई भी अजीब बात नहीं है और तुम्हारी आंखें जो छोटी हैं उस पे भी तो मैंने शिकायत नहीं की है। तो यह कहता है कि मैंने भी तो शिकायत नहीं की है कि तुम्हारे आई लैशेस किसी ब्रश की तरह काफी लंबे हैं और ये इतने करीब हैं कि ये मेरे फेस को ब्रश भी कर सकते हैं। तो वांग डोंग कहता है कि तुम इतनी बुरी तरीके से हर्ट हो रखे हो लेकिन तब भी तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तो यह कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और वांग डोंग कहता है कि इन बातों को छोड़ो, चलो हम अपनी सोल पावर को सर्कुलेट करते हैं जिससे कि तुम्हारी बॉडी रिकवर हो सके। और इस चीज के लिए युहा भी मान जाता है। और इस तरफ हम सूजी को कैंप के बाहर जूस के साथ देखते हैं, लेकिन ये इनके कैंप के अंदर एंटर
नहीं करती है और उदास बाहर ही खड़ी रहती है। और फिर हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी रात रिकवरी होने के बाद वो यह आहिस्ता आहिस्ता भी चलने लगा था। और तभी कोई कहता है कि तुम तो काफी तेजी से रिकवर हो रहे हो। और जूजी और केको को यहाँ पे देखे यह पहले तो हैरान होता है और फिर खुश होते हुए कहता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं फ्रीली आसपास मूव कर सकता हूँ और ये सब कुछ। और यह आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही जूसी से बीच में टोकते हुए कहती है कि खाने का समय हो गया है। और इसके ऐसे बर्ताव को देख के यह भी काफी हैरान होता है, जबकि वांग डोंग कहता है कि ये तो कितना ज्यादा शानदार खाना है। और जूजी कहती है कि अब जब सब कुछ ठीक है तो मैं भी अब यहाँ से चलती हूँ। और यह हैरान होते हुए मन में कहता है कि अचानक से जूजी इतना अजीब सा व्यवहार क्यों करने लगी है। और फिर यह जूजी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स को भी नोटिस करता है और इसे भी समझ में आ जाता है कि जूजी भी इसके लिए काफी रोई है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।